अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने एक पेशेंट के साथ हैं, मिस्टर अनीक अहमद के साथ। और इनका जो मसला था वो एसीएल की इंजरी थी एक्चुअल में। तो उसके हवाले से हम आए हैं फिजियोथेरेपी के लिए। और इसको आगे आपको एसीएल के अंदर जितनी भी इनके टेक्निकल चीज़ें हैं वो आपको डॉक्टर हिना बताएंगी। तो एसीएल के अंदर क्या क्या चीज़ें इनके पास हैं और किस चीज़ की सर्जरीज हुई हैं। और फिर उसके बाद में फिर हम आते हैं आगे एक्सरसाइज की तरफ। और एक्सरसाइज के बाद फिर हम जाएंगे इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। तो स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और डॉक्टर हिना की तरफ चलते हैं। डॉक्टर हिना आपको इसको गाइड करेंगी कि क्या चीज़ें हैं और कैसे हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी जनाब। आज हम जिन मरीज के पास है उनका जो है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट आरटीई का केस है। ठीक है। अच्छा हुआ ये कि ये साहब जो ये बाइक से गिरे हैं। ठीक है। तो इनकी कुछ इन्वेस्टिगेशन जो है वो हमने करवाई थी। क्लिनिकल जो फाइंडिंग्स इनकी है दिखाएगा मुनज़्ज़ा मुझे। तो इसमें सबसे पहले हमने इनका एक एक्सरे करवाया है। ठीक है। तो ये लेफ्ट नी का इनका एक्सरे है। अगर हम देखें तो सही है। अच्छा एक्सरे फाइंडिंग इस वक्त हमें कुछ नहीं मिल रही है। अगर हम देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह जो बोन अलाइनमेंट है वो अपनी जगह बिल्कुल परफेक्ट नजर आ रही है। ठीक है। अच्छा जब पेशेंट की बोन अलाइनमेंट सही हो नजर आ रही हो बज़ाहिर, तो फिर हम जा रहे होते हैं सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज की तरफ। ठीक है। तो इन साहब की जो फिजिकल कंडीशन थी उसको देखते हुए डॉक्टर ने इनका जो है एक्सरे के बाद एमआरआई करवाया। ठीक है। तो हमारे पास जो एमआरआई की कुछ फाइंडिंग्स हैं वो हमें ये शो कर रही हैं कि पेशेंट को कुछ लिगामेंट्स या टिश्यूज की इंजरी हुई है। ठीक है। अच्छा अब हम ये डिस्कस करेंगे कि इनको कहाँ से कौन सी चीज ऐसी है जो इनकी ब्रेकअप हुई है। ठीक है। अगर मैं आपके पास एक रफ डायग्राम लेकर आती हूँ यहाँ पर, तो मैं आपको बताती हूँ कि देखिए एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट जो होते हैं वो इस वाली नीचे वाली हड्डी से निकल रहे होते हैं और नीचे से निकल के वो ऊपर आकर यहाँ पर अटैच हो रहे होते हैं। ठीक है। एंटीरियर का मतलब होता है आगे की तरफ। तो यानी कि कुछ धागे नुमा साख्ते हैं, बारीक बारीक टिश्यूज हैं जो कि यहाँ से निकलकर अटैच होके ऊपर आ रहे होते हैं और ये इस वाली हड्डी को आगे भागने से रोक रहे होते हैं। ठीक है। इसी तरह दूसरा जो अहम बाफत या टिश्यू होता है हमारे पास या लिगामेंट होता है वो होता है पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। ठीक है। ये एसीएल की हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं पीसीएल की। तो पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट वो होता है जो कि पीछे की तरफ से आ रहा होता है और इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर रहा होता है। ठीक है। तो पीछे वाला हिस्सा जो है वो इस वाली हड्डी को पीछे जाने से रोक रहा होता है और जो आगे वाला लिगामेंट होता है वो इस वाली बोन को आगे आने से रोक रहा होता है। ठीक है। क्योंकि नी एक बहुत समझ लीजिए कॉम्प्लेक्स और नाजुक जगह है, तो इसके लिए जो एक नेचर ने इसकी बनावट रखी है हमारे पास वो ऐसी है कि इसके साथ बहुत सारे टिश्यूज अटैचमेंट्स हैं, जैसे कि ये एसीएल, पीसीएल और साथ में ये एम ये देखिए एलसीएल। ठीक है। लेटरल कोलेटरल लिगामेंट और यहाँ पर एमसीएल मीडियल कोलेटरल लिगामेंट। ठीक है। ये वो टिश्यूज होते हैं जो कि इनको आपस में ज्वाइंट को पकड़ के रख रहे होते हैं। अब इन साहब को क्या हुआ जनाब कि इनकी जब ये वाली फ्रैक्चर हुआ है, इनको जब इनकी जो एक्सीडेंट हुआ है उसमें इनका ये आगे वाला जो टिश्यू है ये ब्रेकअप हो गया है। ठीक है। अच्छा जब भी हमारे पास कभी भी एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट ब्रेकअप हो रहा होता है तो साथ साथ उसके जो उसके मीडियल क्रूशिएट लिगामेंट होते हैं 90% अक्सर वो भी साथ साथ ब्रेकअप हो रहा होता है। अच्छा इन साहब की बैड लक ये है कि इनके 3 से ज्यादा जो लिगामेंट्स हैं वो रप्चर हो गए। ठीक है। एसीएल भी रप्चर हुआ है इनका, पीसीएल भी रप्चर हुआ है इनका और इनका एमसीएल भी रप्चर हुआ है। ठीक है। और थोड़ी सी रिकंस्ट्रक्शन जो डॉक्टर्स ने की है वो इनकी लेटरल कोलेटरल लिगामेंट पर की है। समझने कि इस वक्त एक बहुत ज्यादा समझने के चैलेंजिंग केस था हमारे लिए जो कि हमने इसको कवर किया। ठीक है। अब हम आते हैं इसकी सर्जिकल प्रोसेस हुआ है और इसमें एसीएल की रिकंस्ट्रक्शन हुई है। मिनिस्कस को उन्होंने दोबारा रिपेयर किया है, मिडियल मिनिस्कस को, और साथ साथ लेटरली जो कुछ फाइबर थे लेटरल कोलेटरल लिगामेंट के वो भी उन्होंने इसको भी थोड़ा सा रिपेयर किया है। ठीक है। अब हम आते हैं इसके पोस्ट ऑपरेटिव ट्रीटमेंट या रिहेबिलिटेशन की तरफ। ठीक है। तो पोस्ट ऑपरेटिव रिहेबिलिटेशन में डॉक्टर फैसल थे जिन्होंने मरीज को कुछ सिर्फ डे 1 से कुछ एक्सरसाइजेस करवाए। अच्छा एक अहम बात मैं करना चाहूंगी वो ये होती है कि यू कैन स्टैंड द पेशेंट फ्रॉम द फर्स्ट डे। ठीक है। मरीज खड़ा तो हो सकता है लेकिन आप उसकी टांग पर उस इफेक्टेड लेग पर वेट बेयर नहीं कर सकते। ठीक है।
वो विदाउट वेट बेयरिंग पैटर्न में वो चल रहा होता है। अच्छा, अब मैं जाऊंगी डॉक्टर फैसल की तरफ और कुछ एक्सरसाइजेज है जो वो परफॉर्म करके दिखाएंगे, जो कि इन्होंने सिर्फ डे 1 से करवाई हुई है। अच्छा अनिक साहब को हम जो एक्सरसाइज करवा रहे हैं एक्चुअल में स्टार्टिंग है क्योंकि, तो इसलिए मामला थोड़े से चेंज होते हैं, डिफरेंट होते हैं बिकॉज ऑफ कि जो मिस्कस की या एसीएल की जो इंजरीज होती हैं या इसकी जितनी भी सर्जरीज होती हैं थोड़ी सी सेंसिटिव सर्जरीज कहलाती हैं। इट्स नॉट लाइक कि आपने बोन्स को, दो बोन्स को लेके जोड़ दिया और उसके ऊपर स्क्रू टाइट कर दिया, ये उससे थोड़ी सी डिफरेंट होती है, होती बहुत अच्छी है लेकिन थोड़ी सी नाजुक भी सूरत होती है। अब इसमें ये होता है सबसे ज्यादा कि हमारे पास सबसे पहले जो स्टक चीज होती है वो नी आपका स्टक हो जाता है। जब नी आपका स्टक होता है तो इसके लिए हमें आपको मोबिलाइजेशन चाहिए होती है। अगर डे फर्स्ट से हो रही हो, बिल्कुल अर्ली स्टेज हो, तो नी मोबिलाइजेशन बहुत अच्छी होती है। लेकिन अगर आप उसको लेट करते हैं, आप उसे 2 वीक और 3 वीक और 4 वीक देते हैं, तो आपका नी स्टक होना शुरू हो जाता है। उस स्टिकनेस की वजह से होता ये है कि पेशेंट पैर को सही तरीके से मूव नहीं कर पाता। तो उसके लिए जो हमें स्पेसिफिकली एक्सरसाइज करते हैं उसके अंदर हमें सबसे ज़्यादा पेशेंट के लिए हमें जो चीज़ निकालनी होती है उसके अंदर रेंज ऑफ मोशन है। हम ये चाहते हैं कि पेशेंट का रेंज ऑफ मोशन सबसे पहले अर्ली स्टेज के ऊपर आ जाए, क्योंकि अर्ली स्टेज मोबिलाइजेशन का प्रोसेस है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर या वेट बेयरिंग वाली एक्सरसाइजेस नहीं होती है, बल्कि ये बहुत सॉफ्ट होती हैं। अच्छा, उसके अंदर जो एक्सरसाइजेस का जो हमारे पास इसमें तरीक़ार होता है, उसके अंदर 2 किस्म की हमारे पास एक्सरसाइज होती हैं। तो एक्टिव और पैसिव एक्सरसाइजेस, क्योंकि पेशेंट इस वक्त एक्टिव एक्सरसाइजेस के लिए बहुत ज़्यादा पावर में नहीं होती उसकी टांग, या उतना उसमें ताकत नहीं होती टांग के अंदर, तो इसलिए एक्टिव एक्सरसाइजेस कम होती है और एक्टिव से ज़्यादा पैसिव एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं। तो पैसिव मूवमेंट्स हम करवाएंगे, आपको दिखाएंगे कि पैसिव मूवमेंट्स कैसे होती हैं और किस तरीके से हमें इसको करवानी चाहिए, कैसे हमने इसको टेक केयर करना है इस लेग का। स्टैटिक कॉर्ड से हम जाएंगे जिसमें हम पंजे को खिंचवाना है। हम पेशेंट को कहेंगे पंजे को पीछे की तरफ खींचेंगे, 5 सेकंड के लिए हमने रोकना है, 1 2 3 4 5 6 एंड रिलीज, एंड देन अगेन 1 2 3 4 5 6 रिलीज, एंड देन 1 2 3 4 5 6 रिलीज। इस एक्सरसाइज से होता ये है कि आपके टो से लेके आपके हिप तक के जितने मसल्स हैं सारे एक्टिवेट हो रहे होते हैं, स्ट्रेंथ दे रहे होते हैं और आपके नी को बेहतर कर रहे होते हैं। नंबर 1 एक्सरसाइज। देन वी आर गोइंग टू स्टैटिक कॉर्ड्स। स्टैटिक कॉर्ड्स के लिए हमने एक टॉवल ले लेना है, टॉवल को हमने नी के नीचे रखना है और हमने क्या करवाना है, इसको थोड़ा सा इसके ऊपर वेट दीजिएगा नीचे की साइड पे। ओके, 1 2 3 4 5 6 रिलीज कर दीजिएगा इसको, एंड देन अगेन 1 2 3 4 5 6 एंड रिलीज, एंड देन अगेन 1 2 3 4 5 6 रिलीज। जनाब ये देखिए डॉक्टर फैसल ने इस वक्त 2 एक्सरसाइज पेशेंट को टीच की है, एंकल पंपिंग करवाई है इन्होंने और साथ साथ इन्होंने क्वाड्रिसेप्स की स्ट्रेचिंग करवाई है। ठीक है, अब ये उसी पोजीशन को थोड़ा मॉडिफाइड करके बता रहे हैं आपको, जो कि पेशेंट के लिए बहुत अहम और जरूरी है। जी डॉक्टर साहब क्या करेंगे आप इसमें आगे? अच्छा, इस पोजीशन के अंदर हमने करना ये है कि एज इट इज हमने टॉवल को डाउन के ऊपर ही रखना है और हमने पेशेंट को कहना है कि जी टांग को ऊपर उठाएंगे, आप ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे। अगर उठती है तो वेल एंड गुड, वरना हम खुद अपने हाथ से इसको उठाएंगे, पैसिव मोशन देंगे। डॉक्टर साहब मैं आपसे कहना चाहूंगी कि इसमें हील स्ट्राइड यानी कि अगर हम टांग को फ्लेक्शन में लेके आ रहे हैं तो आपने क्या अच्छा, वर्कआउट किया? हाँ, तो माशाल्लाह पेशेंट की फ्लेगन इस वक्त हमारे पास बहुत अच्छी अच्छा आ रही है। इसमें आप देखिए जरा इन मरीज की जो डॉक्टर फैसल ने फ्लेगन एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस कराई हैं, ये हमारी फ्लेक्शंस है। ये देखिए जनाब, ये तीसरा हफ्ता आई थिंक ठीक है, शायद इनको है। और माशाल्लाह जो इनकी फ्लेक्शन जो है, इनकी घुटने की जो आप वो देख रहे हैं माशाल्लाह से वो बहुत उम्दा, बहुत अच्छा अच्छी ये है। सिर्फ नी की फ्लेक्शन नहीं है, इट्स नॉट ओनली अ नी फ्लेक्शन, इट्स अ नी फ्लेक्शन, बट व्हेन वी कैन गो टू देयर, तो ये ना सिर्फ नी की फ्लेक्शन है बल्कि हिप की फ्लेक्शन भी है। तो नी और हिप दोनों की फ्लेक्शन जो है हमें चाहिए होती हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है नी और हिप दोनों की फ्लेक्शन। जितना ज्यादा हमारी एड़ी हिप के नजदीक जाती जाएगी, ये समझ लीजिए कि पेशेंट हमारा बहुत बेहतरी की तरफ चला जाएगा। ठीक है जी। जी डॉक्टर साहब, अच्छा अब हम ये बात करें यहाँ पर कि पेशेंट को वेट बेयरिंग हमें कब करवानी है? ठीक है, यानी कि इनकी टांग पर हम कितने परसेंट वजन अभी डाल सकते हैं, जबकि माशाल्लाह इनकी जो नी की जो फ्लेक्शन है वो माशाल्लाह से 60 डिग्री तक आ चुकी है। ठीक है, तो डॉक्टर आप क्या समझते हैं कि कितना हमें चाहिए कि अभी इनको हम वेट पार्शियल वेट बेयरिंग करवा सकते हैं स्टैंडिंग करके? देखिए पार्शियल वेट बेयरिंग तो होगी, डेफिनेटली होगी। उसकी वजह ये है
कि वेट बेयरिंग अगर हम नहीं करवाएंगे तो मसल्स हमारे अलाइनमेंट में नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो मसल अलाइनमेंट के लिए हमें वेट बेयरिंग इनको करवानी लाजमी है। लेकिन यह है कि 100% वेट उसमें नहीं डालेंगे हम थोड़ा थोड़ा करके उसके हम अचीव करना शुरू करेंगे। हमारी कोशिश ये होगी कि हमारे मसल्स जो है वो एक नेचुरल वे में रहे, नेचुरल फॉर्म में रहे। वो बहुत ज़्यादा ऐसा ना हो कि हम इनको पूरे 100% पैर के ऊपर वेट बेयरिंग करवाएं और वो स्वेल हो जाए और उसमें प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाए या पेन ज़्यादा शुरू हो जाए। हमारी कोशिश ये होगी पेन फ्री जितना ज़्यादा हो सकता है। हालांकि हमारी फ्लेक्शन के अंदर जब नी फ्लेक्शन स्पेशली होती है तो पेन पेशेंट को लाजमी होता है। हमारी कोशिश ये होती है कि हम उसके अंदर पेन कम से कम हो, कोशिश कर सकते हैं आप भी। लेकिन यह है कि थोड़ी बहुत पेन होते हैं, वो पेशेंट को डेफिनेटली बर्दाश्त करने पड़ते हैं। तो अनिक भाई ने भी पेन बर्दाश्त किए हैं। कुछ दिन इनको लाजमी बात है बहुत ज़्यादा पेन हुए, लेकिन माशाल्लाह से बर्दाश्त किए और अब तो बेहतर है काफ़ी ज़्यादा। और कुछ वेट बेयरिंग भी कर लेते हैं थोड़ी बहुत। तो ये हमने करवानी है चीज़ें। अच्छा जी, हम आते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की तरफ। पेशेंट का हमारा जो होम्योपैथिक का ट्रीटमेंट है डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा वर्क करता है। तो इसके अंदर क्योंकि मसल ब्यूरिस्ट है, कुचले हुए हैं और जो है कट्स भी हैं कुछ ना कुछ। तो सबसे पहली हमारी जो इसकी दवाई होगी वो होगी आर्निका मोंटाना। और आर्निका के बाद में सेकंड हमारी दवा वो जो होगी वो हाइपेरिकम होगी, क्योंकि हाइपेरिकम कुचले हुए असाब के लिए बेहतरीन रेमेडी है। थर्ड हमारी जो रेमेडीज आएंगी उसके अंदर तो वो कल्केरिया फॉस आ सकती है हमारी रेमेडी। और ना सिर्फ कल्केरिया फॉस बल्कि कल्केरिया, क्योंकि कल्केरिया फॉस इनको क्या करेगी कि बोन्स को ताकत देगी। सेकेंडली जो एक और बहुत अहम रेमेडी हमारी वो सम्फाइटम है। सम्फाइटम जिसको हम हड्डी जोड़ कहते हैं। सम्फाइटम क्या करेगी, जो मसल्स फाइबर थे इनके, जो इनके हड्डी के अंदर, जो नी के अंदर जहाँ पे भी स्क्रूज लगाए गए जो आपके सर्जिकल प्रोसेस था उसको हील अप करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी। उसके अलावा भी होम्योपैथिक हमारी मेडिसिन मौजूद है, जैसे कि मैकफॉस जो कि दर्द को कम करने के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, वो हो सकती है। तो ये मेडिसिन है। इसके अलावा अगर इन्फेक्शंस की सूरत हाल है तो एपिस माल्फिका और उसके अलावा आपको हिपरसल, ये दोनों मेडिसिन है। इनको आप कभी मत भूलिएगा कि कभी भी इन्फेक्शंस हो या इस किस्म की चीज़ें हो, टाँके कच्चे हों या पस फॉर्मेशन जमा हो रही हो, तो एपिस और उसके अलावा हिपरसल, तो ये दोनों जो है ना इंशाल्लाह ताला आप दें, आपका पेशेंट ज़रूर क्लियर होगा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। हम तमाम पूरी टीम को अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए और वीडियो को देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। आखिर में अनीक भाई के साथ 2 व्यूज़ हैं, वो आपको अनीक भाई खुद दे देंगे। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। जी अनीक भाई। जी फैसल भाई जो है डॉक्टर फैसल जो है वो बहुत अच्छी मतलब यानी कि कॉपी वगैरह हमने करवाई थी और काफ़ी मतलब यानी कि मेरी टांग में इम्प्रूवमेंट है और नी जॉइंट का जो मेरा ऑपरेट हुआ था उसमें काफ़ी अच्छी और इम्प्रूवमेंट है, पेन में भी बहुत कमी है। अच्छा, थैंक यू अनीक भाई, थैंक यू। सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।